इस कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक छोटे से फार्म पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया पीटर कीथ। सभी लोग इसे प्यार से पीके बुलाते थे। उसके पैदा होने से कुछ दिन पहले ही उसके पिता इस दुनिया से चल बसे और इनके परिवार पर मुसीबतें आन पड़ी। कुछ साल बाद वो इस घटना से संभले ही थे कि एक दिन अचानक इनके फार्म पर मौजूद जानवरों में एक खतरनाक बीमारी फैल गई और इसकी वजह से इनकी सारी गायें मर गईं। इस घटना से पीके की माँ बहुत परेशान रहने लगी। उन्हें लगने लगा कि ये इस फार्म को उस तरीके से नहीं संभाल पाई जिस तरीके से इसके पति संभाला करते थे। लेकिन पीके की माँ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से पीके की पढ़ाई खराब हो। इसीलिए ही उन्होंने पीके को एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल को अफ्रीकानर्स चलाते थे। ये ऐसे लोग थे जो आज से कई सौ साल पहले यूरोप से भागकर अफ्रीका आए थे। वो ब्लैक्स को तो अपने से नीचा समझते ही थे, साथ ही उन्हें अंग्रेज भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। साफ साफ नफरत थी उन्हें अंग्रेजों से। स्कूल के पहले दिन जब पीके हिस्ट्री क्लास में गया तो टीचर बच्चों को अफ्रीकानर्स और अंग्रेजों के बीच में हुई जंगों के बारे में बताने लगा। सभी बच्चे टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। टीचर ने बच्चों को कहानी ऐसे सुनाई कि कैसे अंग्रेज बहुत ज्यादा बुरे हैं और उन्होंने इनके लोगों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए हैं। तभी पीके को एहसास हुआ कि वो इस क्लास में अकेला ही ब्रिटिश है। अब सब बच्चे पीके को बहुत गुस्से से घूर रहे थे। अब पीके उनके लिए एक दुश्मन बन चुका था और अब अचानक पीके के पीछे बैठे हुए एक लड़के ने इसके मुंह पर थूक दिया। पूरी क्लास में पीके के खिलाफ नफरत का माहौल था। आने वाले दिन पीके के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। वोल्टा नाम का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ आया और पीके को पकड़ लिया और इसके बाद वो इसे नीच बोलकर चिढ़ाने लगे और अब तीनों ने मिलकर उसके ऊपर पेशाब कर दिया। उस बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। पीके अब इतना डर चुका था कि वो नींद में अपना बिस्तर गीला कर देता। मानो ये सब बहुत नहीं था और अगले दिन खबर आई कि उसकी माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी माँ को आखिरी मर्तबा देखने के लिए अपने घर पर पहुंचा। पीके को इस बात का बहुत पछतावा था कि वो अपनी बीमार माँ को अकेला छोड़कर स्कूल जाने के लिए तैयार कैसे हुआ। हो सकता है कि अगर वो पीछे रह जाता तो उसकी माँ को जीने का एक सहारा मिल जाता। पीके के परिवार में अब सिर्फ उसके दादा बचे थे जो एक दूसरे देश में रहते हैं। स्कूल वापस जाने से पहले पीके ने अपनी आया को ये सारी बात बताई कि कैसे इसे बच्चे स्कूल में बहुत तंग करते हैं। वो आया पीके को अपनी बेटे की तरह प्यार करती थी। पीके की मुसीबत को सही करने के लिए उसकी आया ने एक डबूला मांझी नाम के एक आदमी को बुलाया जो उनके कबीले का एक हीलर था। उसे बुलाया गया था पीके के डर को भगाने के लिए। एक खास अफ्रीकन तरीके से झाड़ फूक करने के बाद उन्होंने पीके को एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया ताकि उसका डर खत्म हो जाए। जब हाथी जोर से चिल्लाया तो पीके इसके सामने से भागा नहीं और अब हाथी ने अपनी सूंड से उसके हाथ को छुआ। अब पीके का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। साथ ही कबीले वालों ने पीके के स्कूल जाने से पहले उसे एक मुर्गा दिया। उनके हिसाब से ये पीके की रक्षा करेगा। अब जैसे ही शैतान बच्चे पीके को परेशान करने के लिए आते, मुर्गा पीके को पहले ही जगा देता। इससे बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कम से कम पीके को तैयार होने का मौका मिल जाता था। अब कुछ और वक्त और बीता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। हर तरफ ही युद्ध का माहौल था। अंग्रेजों से नफरत करने वाले स्टूडेंट्स हिटलर को अपना आइडियल मानने लगे और अब पूरे स्कूल में उनका सिर्फ एक टारगेट था और वो था पीके। एक दिन सभी स्टूडेंट्स ने पीके को पकड़कर ब्रेस्टन को सौंप दिया। ब्रेस्टन किसी तानाशाह से कम नहीं था। उसने पीके को जोरदार थप्पड़ मारा और अपनी ताकत दिखाने के लिए पीके के मुर्गे तक को मार डाला। पीके का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने अब पूरी ताकत के साथ ब्रेस्टन को धक्का मारा जिससे ब्रेस्टन नीचे गिर गया और एक छोटा सा झंडा उसकी कमर में घुस गया। ब्रेस्टन ने इस चीज का बदला लेने के लिए पीके को उल्टा लटका दिया और अब वो इसे जान से मारना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर स्कूल का टीचर पहुंच गया जिसने ब्रेस्टन की इस घटिया हरकत के लिए उसे एक चिमाट मारा और एक दूसरे स्टूडेंट को मारने की कोशिश करने के जुर्म में ब्रेस्टन को स्कूल से भी निकाल दिया गया। स्कूल में इस हुए हादसे के बाद पीके को इसके दादा के पास वापस भेज दिया गया जो अब दूसरे देश से लौट आए थे। लेकिन वो भी पीके की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए ही उन्होंने पीके को पालने की जिम्मेदारी डोक नाम के एक आदमी को दे दी। डोक हिटलर के राज में जर्मनी से भागकर यहाँ पर आया था। उनके पूरे परिवार को नाजियों ने मार दिया था। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा और था ही कौन, और ये कब टीचर और स्टूडेंट से परिवार बन गए इन दोनों को पता ही नहीं चला। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक डोक को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने ये बात छुपाई थी कि वो जर्मन है। अंग्रेजों ने डोक को जेल में तो डाल दिया
लेकिन जेल का हेड और बहुत सारे गार्ड्स जर्मन थे और उन्होंने पीके को जब चाहे डॉग से मिलने की इजाजत दे दी ताकि ये बच्चा अकेला महसूस ना करे। पीके और डॉग का रिश्ता सलाखों के पीछे भी मजबूत रहा, लेकिन दिक्कत अभी भी वैसी ही थी। पीके को उस स्कूल में अभी भी बहुत परेशान किया जाता था। डॉग ने इसकी प्रॉब्लम को समझा और उसे ट्रेनिंग करने के लिए गील से मिलवाया। गील ने लगभग अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताई थी और अब डॉग के कहने पर वो पीके का बॉक्सिंग कोच बन गया। सबसे पहली चीज जो उसने पीके को समझाई वो ये थी कि सबसे पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करो और उसके बाद दिल। पहले ट्रेनिंग सेशन के बदले गील ने डॉग से तंबाकू मांगा, लेकिन सार्जेंट बोरमैन ने उसकी ये बात सुन ली और बिना किसी वार्निंग के गील को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। लेकिन गील ने वो दर्द चुपचाप सह लिया। पीके ये सब कुछ देखकर मन ही मन में ये सोच रहा था कि वो गील को तंबाकू देकर ही रहेगा, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। खैर, अब पीके ने बॉक्सिंग सीखनी जारी रखी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ बॉक्सिंग में और अच्छा होता गया और अब उसने अपनी जगह जेल चैंपियनशिप में बनाई। गील ने पीके को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। पीके भी अब काफी फुर्तीला और ताकतवर बन चुका था। जेल चैंपियनशिप जीतकर पीके ने ब्लैक कैदियों के सामने अपनी रिस्पेक्ट बनाई। पीके गील के लिए जेल में गमलों में तंबाकू डालकर लाया करता था और अब एक दिन पीके से तंबाकू वाली बाल्टी लेकर गील अपने सेल में जा रहा था। तभी बोरमैन ने गील को पकड़ लिया। गील ने उसी वक्त वो बाल्टी फेंक दी, लेकिन बोरमैन अब सच जान चुका था और अब उसने अपने जूते पर थोड़ा सा कीचड़ और तंबाकू रखा और गील से इसे चाटने को कहा। ऐसी हरकत करने के बाद बोरमैन को बहुत मजे आ रहे थे। खैर, इसके बाद गील ने पीके से कहा कि एक दिन मैं इसका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा दुनिया के सामने और तब मुझे दिए हुए हर दर्द की सजा मैं दूंगा इसे। कुछ दिन बाद हिटलर के मारे जाने और जंग के खत्म होने की खबर आती है। ये सब सुनकर डॉग बहुत खुश था। उसे अब अपने घर वापस जाने की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन पीके इस बात से बहुत दुखी था। वो नहीं चाहता था कि डॉग इसे छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ समय बाद डॉग को एक वेलकम कॉन्सर्ट का इंचार्ज बनाया गया, जो कि कमिश्नर के आने की खुशी में था। पीके और गील ने मौके का फायदा उठाकर अफ्रीकन भाषा में गाना लिखा जिसमें गार्ड्स का मजाक उड़ाया जा रहा हो, वो भी उन्हीं की नाक के नीचे। कॉन्सर्ट का दिन आ गया और अब सभी टेंशन में थे। जेल के हेड ने सबको वार्निंग दी कि अगर एक भी गलती हुई तो इनका मजा सजा में बदल दूंगा। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ तो सभी कैदी गाने को बहुत मजे से गाने लग गए। गार्ड्स बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जील अपनी लॉन्ड्री का काम खत्म कर रहा था और तभी बोरमैन ने उसे पकड़ लिया और वो जील को मार मार कर गाने का मतलब पूछने लगा। जील ने पहले तो बहुत सोचा, लेकिन फिर इसने कहा कि इस गाने का मतलब है कि गार्ड्स बहुत ही कायर और बहुत डरपोक हैं। और अब वो बार बार बोरमैन को डरपोक और कायर कहने लगा, जैसे इस बात से जील को बहुत सुकून मिल रहा हो। बोरमैन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पूरी ताकत के साथ जील को डंडे से मारा, जिससे जील बुरी तरह से जख्मी हो गया। दूसरी तरफ पीके को महसूस हुआ कि जील वहाँ पर नहीं है और अब वो भागकर जील को ढूंढने के लिए गया। इससे पहले कि वो जील को ढूंढ पाता बहुत देर हो चुकी थी। जील ने मरने से पहले पीके को कहा कि सभी ब्लैक ट्राइब्स को एक साथ जोड़ने के लिए शुक्रिया, और उसने ये बात दोहराई जो सबसे पहले इसने पीके को बताई थी। पहले हमेशा अपने दिमाग से काम लेना, दिल से नहीं। अब कुछ साल और बीत गए और अब पीके एक जवान लड़का बन चुका था और अब वो एक जोहानिसबर्ग के एक स्कूल में पढ़ रहा था। उसने इस नए स्कूल में अपनी बॉक्सिंग को जारी रखा। एक दिन एक मैच ऐसा हुआ जिसमें पीके पहला मुक्का लगते ही नीचे गिर गया। वो मैच हारने ही वाला था कि उतने में उसे एक लड़की नजर आई जो पीके को उठने के लिए कह रही थी। साथ ही उसे बाहर से कुछ मंत्रों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी ब्लैक स्टूडेंट्स की। इन्हें रंग भेद की वजह से स्टेडियम में आने तक की इजाजत नहीं थी। वो मैच को सिर्फ बाहर से ही देख सकते थे। इन सभी चीजों से पीके को हौसला मिला और वो उठ खड़ा हुआ और अब उसने अपने ओपोनेंट पर एक के बाद एक मुक्के बरसाना शुरू कर दिए, जिसके बाद पीके जबरदस्त तरीके से ये फाइट जीत गया। सभी लोग पीके की वाहवाही करने में लगे हुए थे, लेकिन पीके की आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रही थीं। अपने दोस्त मोरी की मदद से उसने उस लड़की को ढूंढ ही लिया। उस लड़की का नाम मारिया है और वो डैनियल नामी एक इंसान की बेटी है जो कि अफ्रीकानर्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है। पीके अब उस लड़की से मिलना चाहता था, तो वो रात को हिम्मत जुटाकर मारिया के बोर्डिंग स्कूल में घुस गया, जिसके बाद वो मारिया की बैल्कनी में उसे मिलने के लिए पहुंचा। उसे मारिया के साथ समय तो काफी कम मिला, लेकिन पीके ने मारिया से वादा किया कि कल वो उसके पिता से इसकी शादी के बारे में बात करेगा। अगले दिन मोरी पीके को एक ऐसी जिम में ले गया जहां पर काले और गोरे लोग एक साथ ही ट्रेनिंग करते थे। वो एक आदमी हॉपी से भी मिला जो इस जिम का मालिक है और साथ ही एक बहुत अच्छा बॉक्सिंग कोच भी।
हॉबी पीके के बॉक्सिंग टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ और अब उसने खुद पीके को ट्रेन करने का फैसला किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी पीके तो अभी भी मारिया के ही बारे में सोच रहा था। और इस सब के बाद अगले दिन वो मारिया के पिता से बात करने के लिए उनके घर पर पहुंचा। लेकिन मारिया के पिता ने उसे ये कहकर भगा दिया कि ऐसा सपने में भी मत सोचियो, वरना खाल उधेड़ दूंगा तेरी। लेकिन मारिया को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पिता के खिलाफ जाकर पीके से मिलने के लिए इस बॉक्सिंग जिम में आई और इसके कुछ समय बाद पीके का रास्ता एलाइस ने रोका। एलाइस गील के साथ जेल में रह चुका था। वो एक बॉक्सिंग एजेंट था। एलाइस ने पीके को बताया कि जब तुम्हारा मैच चल रहा था तो बाहर लोगों को इकट्ठा करने वाला मैं ही था। और अब उसने पीके को धूमा से मिलवाया। धूमा ने पीके को ये कहकर चैलेंज किया कि काले लोगों के अंदर भी उतनी ही जान है जितनी तुम लोगों के अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो आजा लड़कर दिखा मुझसे। पीके ने अब खुशी खुशी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो इनके साथ अलेक्जेंड्रा गया। वो एक काले लोगों का एक कस्बा था जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी। धूमा और पीके की फाइट को देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आ गए थे और अब ये दोनों रिंग में एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसा रहे थे। दोनों ही बेहद अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन धूमा अब तक पीके के ऊपर भारी पड़ रहा था। उसने अब अपने एक जबरदस्त मुक्के से पीके को मैट पर गिरा दिया, लेकिन अभी भी पीके ने हार नहीं मानी। अगला मैच शुरू होते ही पीके धूमा की कमजोरियां ढूंढने लगा, लेकिन धूमा ने एक बार फिर से उसे नॉकआउट कर दिया। जैसे ही पीके नीचे गिरा तो उसके दिमाग में वही सब चीजें चलने लगीं जो बचपन में उसके साथ हुई थीं और अब उसने सोच लिया कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। अब अगले राउंड में पीके ने 8 ऐसे जबरदस्त मुक्के चलाए कि धूमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हर एक मुक्का पिछले से ज्यादा तेज था। धूमा अब नीचे गिर गया और पीके जीत चुका था, लेकिन यहाँ पर मौजूद किसी को भी इसकी जीत की खुशी नहीं थी। वहाँ के सभी लोग धूमा के ही सपोर्टर्स थे, लेकिन धूमा को पीके के लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। धूमा अब खड़ा हुआ और पीके का हाथ हवा में लहराते हुए कहा कि ये होता है असली योद्धा जो कभी भी हार नहीं मानता। और इसके बाद सब लोग खुशी से झूम उठे और अब वो सब लोग पीके को अपना समझने लगे थे। गील ने बहुत से लोगों को पीके के किस्से सुनाए थे कि कैसे वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसने जेल में भी सभी ब्लैक ट्राइब्स को इकट्ठा किया था। ये बातें अब और ज्यादा फैलने लगी। खैर अब कुछ वक्त बाद पीके अपनी बोर्डिंग स्कूल वापस आ गया। वो मारिया को देखना चाहता था। पीके ने मारिया को अलेक्जेंड्रा के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वहाँ के लोग इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। हालांकि अगले दिन पीके अलेक्जेंड्रा वापस चला गया, धूमा के साथ मिलकर वहाँ के बच्चों को ट्रेन करने के लिए। पीके अब गाँव की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक वॉशरूम के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। सरकार ने 200 लोगों के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम बनवाया था। इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पीके को पता चला कि यहाँ पर सिर्फ 2% लोग ही पढ़े लिखे हैं। उसे यह एहसास हुआ कि आज तक मैं तो मजे में जी रहा था, लेकिन इन सब की पूरी दुनिया ही ऐसी ही है। धूमा ने पीके से कहा कि तुम यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाते। धूमा चाहता था कि यहाँ के बच्चे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें, लेकिन पीके जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। अफ्रीकानर्स उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देंगे। तभी धूमा ने इसे याद दिलाया कि तुम कभी भी हार ना मानने वाले योद्धा हो। तुमने ही जेल में सभी ब्लैक ट्राइब्स को जोड़ा था। धूमा के शब्द उसके दिल पर असर कर रहे थे, लेकिन ये अभी भी थोड़ा घबरा रहा था। लेकिन फिर भी अपने देश में काले लोगों की इतनी बुरी हालत देखकर उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। और अब वो अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गया और उनसे कहा क्यों ना हम ब्लैक बच्चों को भी एडमिशन दें। पीके ने इतने जोश के साथ ये बातें कही कि हेडमास्टर भी इसकी बात मान गया, लेकिन शर्त ये थी कि पीके उन्हें खुद ही पढ़ाएगा। और अब इस सब के बाद पीके मारिया से मिलने के लिए पहुंचा। मारिया ने इससे पूछा कि तुम डांस पार्टी में मेरे साथ चलोगे ना। पीके ने इसे समझाया कि डांस पार्टियां इतनी जरूरी नहीं है, अलेक्जेंड्रा के लोगों को मेरी बहुत जरूरत है इस वक्त। उस रात मारिया अपने परिवार के साथ घर पर डिनर कर रही थी और वो भी अब बहुत परेशान थी अलेक्जेंड्रा के लोगों के लिए। जब उसके परिवार के लोग काले लोगों के बारे में बेकार बातें कर रहे थे तो उसका गुस्सा फूट गया और फिर इसने कहा कि मैं अलेक्जेंड्रा जाना चाहती हूँ, उन गरीब लोगों को उनका हक दिलाना चाहती हूँ। हम उनके देश में आए हैं, वो नहीं। डैनियल को इसकी बातों से बहुत गुस्सा आ गया और उसने उठकर मारिया को थप्पड़ जड़ दिया। दूसरी तरफ पीके और मोरी धूमा और उसके दोस्तों का अलेक्जेंड्रा से इंग्लिश स्कूल में वेलकम करते हैं। ये काम खतरे से खाली नहीं था। अगले दिन जब इनकी क्लास चल रही थी तो तभी अचानक वहाँ पर मारिया आई और इसने पीके से कहा कि मैं भी इन लोगों को पढ़ाने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पीके ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए इससे कहा कि तुम यहाँ पर मत आओ, फंसने के चांस और भी बढ़ जाएंगे। अब अगले दिन पीके को हेडमास्टर के कमरे में बुला लिया गया
और अब हेडमास्टर के शब्द उसके चेहरे पर मुक्कों की तरह पड़े। स्कूल को कर्नल और उसके असिस्टेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले थे कि यहाँ पर काले लोगों को पढ़ाना बंद कर दो। बूटा और ब्रेटन वही ऑफिसर्स थे जिन्होंने बचपन में पीके को बोर्डिंग स्कूल में बहुत तंग किया था। अब वो पुलिस में भर्ती होकर डैनियल के लिए काम कर रहे थे। साथ ही वो दोनों डैनियल के लिए पीके और मोरी की जासूसी भी कर रहे थे। और अब अगले दिन हेडमास्टर ने दोबारा इन दोनों को अपने कमरे में बुलाया और इन दोनों को बताया कि तुम दोनों को फुल स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना वहाँ पर पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट का सपना था, लेकिन पीके समझ गया कि ये डैनियल की एक चाल है इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। कुछ दिन बाद जब पीके धूमा के साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पर ब्रेटन कुछ अपने फौजियों के साथ जिम को सील करने के लिए आ गया और इस सब का जिम्मेदार पीके की उस स्कूल वाली हरकत को ठहराया गया। ब्रेटन ने बिना किसी बात के अपने फौजियों से कहा कि इन सब को मारो। उसने इन सब को सीधे चेतावनी दी कि इन काले लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चलेगा। वो ये सब कुछ करके अपनी ताकत जमाना चाह रहा था। अब पीके अंदर से बहुत डर चुका था। उसने सोचा कि ये चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले ये अकेला सरकार से नहीं भिड़ सकता। अब उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था और अब वो मारिया को उसके साथ चलने के लिए मनाने आया था। और जब वो एक दिन जिम के बाहर से गुजर रहा था तो वहाँ पर उसे जिम का मालिक होपी दिखाई दिया जो वहाँ पर एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एक काला और गोरा इंसान एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। यह सीधे तौर पर सरकार के मुंह पर एक तमाचा था। होपी फैसला कर चुका था कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे जिम में सब साथ रहेंगे। और अब अगली ही रात ब्रेटन अपनी फौजियों के साथ इस जिम में आया और सभी को बाहर निकाल कर जिम में आग लगा दी। और जब ये लोग होपी को पकड़कर जेल में ले जा रहे थे तो होपी ने पीके से कहा कि तुम कभी भी लड़ना मत छोड़ना। उसका मतलब सिर्फ बॉक्सिंग से नहीं था, उसका मतलब ये था कि सच्चाई के लिए लड़ना जरूरी है। होपी की भी बातें सुनने के बाद पीके ने फैसला किया कि मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसने अब मोरी और मारिया की मदद से ब्लैक पीपल्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए अब वो चर्च का इस्तेमाल कर रहा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था कि तभी एक दिन बोटा और ब्रेटन ने चर्च में रेड कर दी और यहीं पर ही मारपीट शुरू हो गई। इस सब के बीच गलती से मारिया के मुंह पर एक डंडा पड़ गया जिसके बाद वो जमीन पर गिरते ही एक पल में ही मर गई। पीके से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वो मारिया के फ्यूनरल पर गया तो डैनियल भड़क उठा। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पीके को भी अब डैनियल का कोई खौफ नहीं था। इतने में दूर से उनकी तरफ एक आवाज आई। अलेक्जेंड्रा के सारे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ आए थे जिनको मारिया ने कभी पढ़ाया था। उनकी एकता ने डैनियल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, पर मारिया के मरने के बाद पीके अंदर से टूट चुका था। उसका सब हौसला खत्म हो चुका था और वो हार मान चुका था। और तभी एक दिन पीके धुमा के पास उसे ये बताने गया कि अब मैं तो ऑक्सफोर्ड जा रहा हूँ, मुझसे अब ये और नहीं होता। और तभी उसने वहाँ के बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए देखा जो कि पीके और मारिया ने ही मिलकर उन्हें सिखाई थी। पीके को यह एहसास हुआ कि उसका यहाँ पर रहना ज्यादा जरूरी है। हालात को बदलने के लिए आग में तो जलना होगा। उसने अब ऑक्सफोर्ड जाने का अपना फैसला बदल दिया। एक शाम अचानक से अलेक्जेंड्रा में भगदड़ मच गई। बहुत सारे फौजी इस जगह पर घुस आए थे और उन्होंने अलेक्जेंड्रा के लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वो इन सब से पीके का पता पूछ रहे थे। पीके और धुमा जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। वो लोगों के बीच से वहाँ से भागते हुए निकल ही रहे थे कि तभी ब्रेटन ने धुमा के पैर में गोली मार दी, लेकिन धुमा ने फिर भी पीके को भाग जाने को कहा। सभी लोगों ने भी पीके की भागने में बड़ी मदद की। धुमा के पैर में शायद गोली लगी जरूर थी लेकिन छू कर निकल गई थी और अब वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में नहीं था। और अब वहाँ पर कर्नल बूटा को देखकर इसका खून खौलने लगा। धुमा ने मौका देखकर एक भाला उठाया और उसकी छाती में घुसा दिया, जिससे बूटा की मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरी तरफ ब्रेटन अलाइस को मारने ही वाला था और तभी पीके ने इसके ऊपर हमला कर दिया। आखिरकार उसे भी ब्रेटन से बदला लेने का मौका मिल गया था। अब पीके ने मार मार कर ब्रेटन को अधमरा कर दिया और तभी ब्रेटन ने मौका देखकर हाथ में पिस्तौल उठा ली और अभी वो पीके पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी धुमा वहाँ पर एक बैट लेकर आया और ब्रेटन के मुंह पर दे मारा, जिससे ब्रेटन की भी मौत हो गई। आखिरकार धुमा और पीके वहाँ से बच निकले। ये एक दूसरे को शाबाशी देते हुए ये वादा करते हैं कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ के हालात नहीं बदल जाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।